Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Danish Sabasum. I teach business and this is A2 Business 9609 Unit number 5 Accounts and Finance. और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज अबाउट बजटिंग एंड कॉस्टिंग. ख्याल रखते हुए कि वी बेसिकली आर गोइंग टू हैव 2 सेशंस फॉर कॉस्टिंग. आज की क्लास कॉस्टिंग का हम थ्योरी के लिहाज से बात करेंगे. कल जो है हम लोग कॉस्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे. तकरीबन 6, 7, 8 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट पेपर्स के, जो मेरा ख्याल है कि शायद थोड़े से ट्रिकी भी हैं और शायद थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है. प्लस फिर उसके बाद और उन सातों या 7-8 क्वेश्चंस के लिहाज से आई विल बी शेयरिंग द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विद एवरी सिंगल कैलकुलेशन. सो उसमें होगा ये कि जब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो मेजॉरिटी मुझसे होंगे ही, हमेशा होता ही है इसी तरह से कि उसका क्वेश्चन हमेशा सेम तरीके का होगा. ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सेम तरीके का होगा क्योंकि वो बेसिकली बात कॉस्टिंग से रिलेटेड बात कर रहा होगा, तो उसको स्ट्रक्चर करने में भी हमारे पास सेम चीज़ ही होती है. ठीक है, सो विल गेट द आइडिया कि यार अगर कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता भी है तो उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो इस तरह से रिलेट किया जाता है. खैर, सो हमारे पास आज जो हम लोगों ने बात करनी है इट्स अबाउट बजटिंग एंड बजटिंग इज बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन. ठीक है, और फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये है कि आपने देखो रिसोर्सेज पहले स्केर्स होती हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो आर क्वाइट डियरर टू द कंपनी एंड कंपनी इज लिटरली वेरी कॉन्शियस अबाउट एंड वेरी कंजर्वेटिव अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन. तो वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर पैसे नहीं लगाते इवन दो कंडीशंस आर वेरी प्रॉफिटेबल, इवन दो देयर इज नो कंपटीशन, इवन दो यू आर रनिंग इनटू अ मोनोपोली कंडीशन. लेकिन स्टिल कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका जो विजन मिशन के लिहाज से जो उनके एड्रेस होता है वो फाइनेंस को थोड़ा सा रिलक्टेंट ही एड्रेस करते हैं. सही है. अच्छा, रही बात कि रिलक्टेंस होती है नहीं होती है, बात इस तरह से है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं अगर वो हमारे पास अपने पैसों की नहीं है, मकसद इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं है, तो वो डेट फाइनेंसिंग है. सही है. तो ये पहले एक चीज को ध्यान में रखो कि बजट करने से पहले हमें ये देखना है कि यार इसके लिए जो रिसोर्स आएगी वो रिसोर्स फाइनेंस कहां से हो रही है. ये रिसोर्स हमारी गेयरिंग बढ़ाकर फाइनेंस हो रही है, यानी कि हम लोन लेकर इसको फाइनेंस कर रहे हैं, या अपनी होल्डिंग का पैसा जो है, रिटेन प्रॉफिट का जो पैसा है, इक्विटी का पैसा है, उसके थ्रू हम लोग इस बजटिंग के अंदर पैसे को लगा रहे हैं. तो दोनों कंडीशंस में बहुत बड़े बड़े पिलर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं कि वो पिलर्स जो हैं वो बेसिकली एकदम से डराना शुरू कर देते हैं कंपनी को कि थिंग्स आर नॉट एज गुड एज दे लुक. ठीक है, क्योंकि आपने फाइनेंशियल रिसोर्स की डेट के थ्रू की. अच्छा, ये याद रखना बजटिंग के अंदर कभी भी अगर आप बात करो तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस टू सपोर्ट दिस बजटिंग could be a very valid point of other information, could be a very valid point in your justification kind of evaluation kind of a point. सही है, जो कि आप कंक्लूजन के तौर पे भी है उसको जस्टिफाइंग फॉर्म में आप लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर हमने बजट करना है, एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्स करनी है, तो फाइनेंशियल रिसोर्स डेट से आएगी, मीनिंग अब इसके पास से हमें जो पैसा रिटर्न मिलना है उसमें से हम लोगों को इंटरेस्ट वापस भी करना है. सही है, और जो इक्विटी हमने लगाई है तो उससे हमने प्रॉफिट भी कमाना है. तो ये थोड़ा सा ना एकदम से थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज के लिहाज से. अब जो हमारी बजटिंग है वो एक प्रोसेस है. ठीक है, वो एम नहीं होता कि हम लोग बैठ के बात करना शुरू कर दें कि यार ये पैसे हैं, चलो इतने पैसे लगा दो और काम करना शुरू कर दो. होता है एट टाइम्स, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. देयर इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस को देखने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं. काम करने से पहले, काम करने का दौरान और काम करने के बाद. ठीक है, काम करने से पहले इज प्री प्रोसेस एक्टिविटी, यानी काम करने से पहले हम लोग कुछ चीजें कर रहे होते हैं, फिर हम इन प्रोसेस कुछ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, फिर हम पोस्ट प्रोसेस कुछ एक्टिविटीज कर रहे होते हैं. सही है. सो ये तमाम चीजें देखने के लिए हम लोगों के पास एक प्रोसेस लेवल आ जाता है जिसके अंदर कहीं बजटिंग भी आता है. इसका कजन ब्रदर एक कॉन्सेप्ट होता है बजटरी कंट्रोल, और उसका एक और फर्दर बड़ा पक्का दोस्त होता है वेरिएंस एनालिसिस. ये जो तीनों मैंने नाम लिए, इन तीनों को हम लोगों ने अलग अलग पढ़ना है. सही है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू हैव in this particular discussion. Fine. So let's get going.
ओके जी, सो अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमारे पास जो ये बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अब ये बजटिंग आपके सामने आ गई, ठीक है जी। अब ये बजटिंग जो है ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोगों ने फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन करनी है, ठीक है। सो ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन करनी है तो इसका मतलब ये कि जहां कहीं भी आपने रिसोर्स को एलोकेट किया है, सही है, ये याद रखिएगा कि व्हेन एवर देयर इज अ रिसोर्स देयर इज गोइंग टू बी सम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, याद रखना हमेशा, रिसोर्स जब कभी कोई भी रिसोर्स आएगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर होगी। ठीक है, अब हमारे पास है जनाब 3 स्टेप्स। स्टेप 1 इज बेसिकली प्री प्रोसेस एक्टिविटी। अब प्री प्रोसेस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्लानिंग, सही है, हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, सही है, हम करते हैं एनालाइजिंग। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोग कर रहे होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो प्लानिंग के अंदर एक्टिविटीज होती है, जब तक हमारे पास थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, याद रखना प्लानिंग में गलती आएगी, सही है। तो प्लानिंग टेक्स टाइम, और प्लानिंग के अंदर हमारे पास प्री प्रोसेस काम करने से पहले हम लोगों के पास ये 3 चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब वी शुड बी एबल टू प्लान थॉरोली, वी नीड टू एनालाइज द सिचुएशन क्लियरली, वी मस्ट बी एबल टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज प्रॉपरली। रिमेंबर दैट इन तीनों के अंदर, अगर ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं, सही है, ये तीनों की तीनों चीजें अगर ये इनसफिशिएंट हो गई, अगर ये इनसफिशिएंट हुई, तो ये याद रखना कि इतना को बुरा मुंह के बल गिरोगे ना जैसे कहते नहीं। मकसद कहने का ये कि इतना ज्यादा इसके अंदर आपके साथ प्रॉब्लम आना शुरू होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि हमने कहां से कंट्रोल करना है, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटरली वर्स एंड डेवास्टेटिंग फॉर द फर्म देन, सही है। तो इसका मतलब ये कि आपको बिल्कुल इस चीज को ज़हन में रखना है कि जब कभी भी आपने ये तीनों चीजें करनी, दे मस्ट बी सफिशिएंट, वो इनसफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। मतलब प्लानिंग में कोई पेज अनटर्न नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किसी तरह का कोई लैग नहीं होना चाहिए, एनालाइजिंग में किसी चीज को आपने सिट्रस पैराबस कहकर बात करके आगे भागना नहीं है, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए, सही है। एंड दिस इज वेयर योर बजटिंग इज ऑल अबाउट। बजटिंग इज ये चीज होती है, सही है, क्योंकि ये आपकी प्लानिंग कर रही होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। और यहां पर एंड में आप क्या करते हैं, आप एलोकेशन भी करते हैं, सही है। तो एलोकेशन के लिहाज से बात आती है। फिर हम आ जाते हैं इन प्रोसेस। अब हमने पैसा लगा दिया, हमने पैसा काम करने के लिए रख लिया कि जी ये एक्टिविटी है, इसके लिए हमें इतने लाख, इतने मिलियन या इतने बिलियन डॉलर्स की जरूरत है, कर लिया बजट हम लोगों ने, ठीक है। अब काम स्टार्ट हो गया, अब इन प्रोसेस एक्टिविटी चल रही है। अब हम लोगों को ये मुसलसल देखना है कि जो काम कहा गया था क्या वो काम उस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है, कम्युनिकेशन देखी जाएगी, सही है, कोऑर्डिनेशन देखी जाएगी, सही है, मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास वो जो एक पैसे का जो एक बंडल या एक पैसे का जो हमारे पास एक रिसोर्स हम लोगों ने किसी एक्टिविटी को दे दिया है, वहां से फौरन से प्रेशर अब डेवलप होना शुरू हो गया कि क्या काम उस तरह से हो रहा है जैसे कहा गया था, क्या वहां पैसे, क्योंकि जो करप्शन है ना, वो करप्शन बेसिकली इट्स नॉट ऑलवेज गवर्नमेंट बेस्ड, इट्स बेसिकली दैट बेसिकली विंडो ड्रेसिंग के लिहाज से बात भी कर लें या इनसफिशिएंसी की बात भी कर लें, तो यहां पर अब कंपनी को बड़ा विजिलेंट होना पड़ता है, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव टेकन डिसीजंस कि आपने काम को कैसे करना है, ठीक है। यहां पर जो हमारे पास चीज आ रही होती है, दिस इज नोन एज बजटरी कंट्रोल, ठीक है। और आखिर में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ओरिजिनली कर रहे होते हैं इवैल्यूएट एंड मॉडिफाई, सही है। इवैल्यूएट करने का और मॉडिफाई करने का मतलब ये कि यार वेरिएंस आता है, रिजल्ट आता है हमारे पास। अब उस रिजल्ट लाने के लिए हमें पोस्ट प्रोसेस एक्टिविटी का मतलब क्या है, मैंने कहा भाई एक काम करना था, उसके लिए 1 लाख की जरूरत थी, मैंने 1 लाख रुपए निकाला, मैंने काम करना शुरू कर दिया। अब काम के दौरान वो कम पड़ा ज्यादा पड़ा, काम तो कंप्लीट करना है ना, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है थोड़े से और पैसे लगा दो, ठीक है। तो मैंने थोड़े से और पैसे लगा दिए, या मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं और पैसे नहीं लगा सकता। अब वो उन्हीं रिसोर्सेज, उन्हीं पैसों के अंदर काम कंप्लीट हो गया, रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए, या तो वो फेवरेबल होंगे या वो अनफेवरेबल होंगे, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों ने अब इवैल्यूएट किया कि वेदर द रिजल्ट्स आर फेवरेबल और वेदर दे आर एडवर्स, अनफेवरेबल, ठीक है। तो उसके लिहाज से हम देखेंगे यार मुझे बताओ कि गलती कहां पर आई है। देयरफॉर
ये जो हमारे पास है दिस इज नोन एज आर वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, तो ये वेरिएंस एनालिसिस का होने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब कभी भी आप काम कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, तो ये वेरिएंस निकलता है और ये असल में मॉडिफाई करवा, ये जो मैंने मॉडिफाई का काम लिखा हुआ है ना, ये मॉडिफाई जो लिखा हुआ है ये जाके मॉडिफाई करवाता है आपकी प्री प्रोसेस एक्टिविटी। सही है, फिर ये जाके मॉडिफाई करवाता है आपकी इन प्रोसेस एक्टिविटी को, क्योंकि गलती तो हमें पकड़ ली, गलती तो आ गई, अब गलती जनरेट कहां से हुई है? क्या ये ड्यूरिंग द बजटरी कंट्रोल एलिमेंट के अंदर काम सही तरह से नहीं हुआ, बजटरी कंट्रोल में मसला आया, कंट्रोल सही तरह से नहीं कर सके, मॉनिटरिंग सही नहीं हो सकी आप लोगों की, आप सही तरह से चीजों को कम्युनिकेट नहीं कर सके, या कोऑर्डिनेशन में कोई मसला कहां आया, ये रिजल्ट खराब क्यों आया? सही है, दिस इज द फर्स्ट रीजन। तो रेशियो जब हम वेरिएंस निकाल रहे होते हैं तो वेरिएंस रिजल्ट निकलता है, भाई इतनी एफर्ट की ये रिजल्ट आया, इतना काम किया ये रिजल्ट आया, इतने पैसे लगाए ये कमाया, यार ये क्यों कम कमाया, ज्यादा क्यों नहीं कमाया, व्हाट इज द रीजन? ड्यूरिंग एक्टिविटी पहले चेक करूंगा, मुझे ड्यूरिंग एक्टिविटी अगर मसला रिजॉल्व होता हुआ नजर आ जाएगा तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा एंड मॉडिफाई करूंगा, डेफिनेटली दिस इज द मॉडिफिकेशन वाली कहानी। सही है, आई विल मॉडिफाई इट, सही है, एंड आई रिपीट द प्रोसेस, और मेरा अब वेरिएंस जो है मेरी फेवर में आना चाहिए। अगर वो मेरे फेवर में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कि सिर्फ यही मसला नहीं था बजट कंट्रोल में, और भी कई मसला हो सकता है। ठीक है, फिर पहले मेरा फोकस क्या होगा? फर्स्ट फोकस मेरा होगा टू फाइंड आउट कि बजटरी कंट्रोल में कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसके वजह से कम्युनिकेशन का मसला, कोऑर्डिनेशन का मसला, सुपरविजन का मसला, अथॉरिटी कंट्रोल का मसला, लीडरशिप का मसला, ये सारे के सारे मसले हम लोगों को देखने पड़ेंगे कि यार ये मसले क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से काम सही नहीं हो सका। अगर तो पता चलता है कि जी लीडरशिप भी सही थी, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, असेसमेंट, जो आपकी वो जो कंट्रोल अथॉरिटी थी वो भी बिल्कुल सही थी, लीडरशिप भी सही चल रही है, हर चीजें बिल्कुल सही है, मीनिंग लोग ट्रेन भी थे, वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन हो रहा था, हर चीज सही था, तो यार इसका मतलब फिर बजटरी कंट्रोल में मसला नहीं है। सही है, फिर कहां मसला है? वो जो हमने प्लानिंग की है ना, वो जो प्री प्रोसेस एक्टिविटी, वहां मसला है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएंस एनालिसिस जो है ना, दैट रेज द क्वेश्चन, वेरिएंस एनालिसिस रेजेस द क्वेश्चन कि वेयर द प्रॉब्लम लाइज। ठीक है, इफ द प्रॉब्लम इज ड्यूरिंग द प्रोसेस वी रेक्टिफाइड एंड वी शुड गेट अ फेवरेबल वेरिएंस, फेवरेबल रिजल्ट। मैं वेरिएंस का नाम नहीं लेता, मैं रिजल्ट का नाम, फेवरेबल रिजल्ट। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉस्ट कट भी हो सकती है, वो प्रॉफिट इंक्रीज भी हो सकता है, वो मार्केट शेयर इंक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हम चाह रहे हो हमारे पास वो फेवरेबल में आना चाहिए। लेकिन अगर हमें पता चलता है कि जी वी हैव डन एवरीथिंग in that particular budgetary control system, or still we are unable to find the mistake there, where the mistake is, sahi hai, what causes this like lack of results, insufficient results, so then we are going to think and go and assess whether the pre-planning activities were done adequately or not, were done properly or not. सही है, इसका हम फिर बजटिंग के ऊपर जाकर वहां पर बात करना शुरू करेंगे whether the budgeting was done appropriately or not. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जिसके लिहाज से हमने पहले बात करनी। सो दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कभी भी बजटिंग के ऊपर क्वेश्चन 2020 के अंदर इसमें बजटरी कंट्रोल के ऊपर जो है 16 मार्क का क्वेश्चन आ गया हुआ। सो इसमें इसी वजह से मैं थोड़ा सा डिटेल में करवा रहा हूँ कि ये 16 मार्क का भी रिसेंटली हिट उन्होंने कर दिया, और इट वाज नॉट इन पाकिस्तान वर्जन। ठीक है, तो ये 31 या 33 में कहीं पर आया हुआ है, तो ये क्रॉस हो सकता है। क्रॉस होने का मतलब ये कि अब पूछ तो लिया ना उन्होंने, पहले आमतौर पे 10 या 12 मार्क के क्वेश्चन में आया करता था और बहुत रेयर था, अब इन्होंने रिसेंटली 16 मार्क का मारा है क्वेश्चन, तो डेफिनेटली वो क्रॉस कर सकते हैं इस बारे में। एक दफा पूछ लिया ना, जरा दोबारा बताओ। ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखें। अच्छा जी, अब क्योंकि हमने पहले जो बात करनी है इट्स अबाउट वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, सो वेरिएंस एनालिसिस के लिहाज से जो हमारे पास पेपर के अंदर जो चीजें आती हैं वो कुछ ऐसे आती हैं। Why I am so dhundla? Am I blurred to everyone? I just got to know कि I'm blurred. नहीं? Okay, my bad then.
अच्छा जी, सिंस ये मेरे ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इसलिए आई जस्ट व्हाट आई कैन डू, मैं साइड पे हो जाता हूँ, ठीक है, और ताकि मैं फिर नज़र ना आऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो आई एम गोइंग आउट, बाय बाय, थोड़ी देर में आपसे दोबारा मिलते हैं। फाइन जी। सो सिंस this particular thing is more important, therefore it is there. चलें जी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज हाउ पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, सही है। वो आपके सामने डिफरेंट एक लिस्ट बना देते हैं कि अब जो चीजें हमारे पास गिवन है, ये मैंने ऐसे एक फर्दर लिस्ट बनाई हुई है, फर्जी लिस्ट है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों को ये बताना है कि ये आया फेवरेबल है या ये हमारे पास जो है वो एडवर्स है, ठीक है। सो वेरिएंस के अंदर हमारे पास 3 आंसर्स आते हैं। एक हमारे पास होता है फेवरेबल, सही है, एक हमारे पास होता है एडवर्स, एक होता है हमारे पास बैलेंस्ड, सही है। सो असल में प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास फेवरेबल में नहीं है, सही है, असल प्रॉब्लम ये एडवर्स, सही है। सो वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट डाउन एन आंसर, तो वी आर जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट ऑल दोज नंबर्स जिनका आंसर एडवर्स आ रहा होगा, ठीक है, एंड देन वी ट्राई टू रेक्टिफाई कि यार ये मसला आ गया। अब ये कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम इनमें क्या मैंने नंबर्स लिखे, फर्जी नंबर्स हैं सारे के सारे। सो देयर वी आर गोइंग टू डू इट, सही है जी। सो लेट्स गेट डूइंग इट लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास ये सेल्स रेवेन्यू आ गया है, फॉर्मूला हमारे पास सामने लिखा हुआ है। बजटेड को हम लोगों ने, सही है, बजटेड को हम लोगों ने एक्चुअल से माइनस कर देना है, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन आ जाएगा, तो इक्वल टू हमारे पास यहां पर आ जाएगा, और वी जस्ट गोइंग टू जस्ट माइनस एंड गेट द आइडिया कि व्हाट आर द रिजल्ट्स। सो पहला हमारे पास था जी, बजट किया था, प्लान किया था 1,60,000 हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आएगा, प्लान किया था 1,60,000 का हमारे पास सेल्स रेवेन्यू आएगा। एक्चुअल में कितना आया? 1,50,000 का। जब मैंने इनको आपस में माइनस किया तो बेसिकली मेरे पास 10,000 मेरे पास आया है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ा सा एडवर्स है, सही है, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, चलो ये मैंने नेगेटिव रख दिया। सो इसके अंदर ये जो मैंने 10,000 रखा हुआ है, ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गया? एडवर्स हो गया। एडवर्स का मतलब ये है कि ये अच्छा नहीं है, ये हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, हमने जो प्लान किया था उससे कम हमने एक्चुअली अचीव किया है। अब इसके रीजन हो सकते हैं, सही है। अब ये रीजन आया ना, तो ये बेसिकली हमारे पास अब एक क्लिक बन जाएगा कि यार ओके, सेल्स रेवेन्यू में वेरिएंस हमारा क्या आया था? नेगेटिव आया था। अब इसका मसला ढूंढो, हो सकता है ड्यूरिंग द प्रोसेस मसला आया हो, बजटरी कंट्रोल देखेंगे, नहीं होगा तो फिर देखेंगे यदि हो सकता है एलोकेशन में मसला आया हो, सही है। आ जाते हैं जी प्राइस पर यूनिट के लिहाज से, 12 रुपए का, $12 का हम लोगों ने प्राइस एसेस किया था, $12 का ही मार्केट में गया। सो ये कितना आ गया? 0। जब कभी 0 आएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? बैलेंस्ड, सही है, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये कि हमारे लिए मसला नहीं है, जो सोचा था उतना हो गया, ठीक है। मकसद सोचा था इतनी बेइज्जती होगी, उतनी बेइज्जती हुई, ठीक है ना, बस ठीक है। डिविडेंड पेड, अच्छा जी, मैंने डिविडेंड पे करना है, प्लान किया था कि जी हम लोग तकरीबन पे करेंगे 4,000, लेकिन एक्चुअल में शेयर होल्डर के प्रेशर्स की वजह से वी हैड टू पे देम मोर। तो इसका मतलब ये कि आंसर हमारे पास आया नेगेटिव के अंदर, सही है, नेगेटिव 2,000 आंसर आया। लेकिन नेगेटिव 2,000 आना ये अच्छी बात है या बुरी बात है? इट इज एडवर्स, सही है। अब यहां पर एकदम से स्टूडेंट्स शायद ये भी कह सकते हैं, सर ये जो आप एडवर्स की बात कर रहे हैं, सर ये फेवरेबल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने शेयर होल्डर को जो है यू पेड मोर, सही है, हेंस देयर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट विल इंक्रीज, ठीक है, कुड बी, हो सकता है, लेकिन अब पता नहीं आगे कितना। अगर यही अगेन देखो, मैंने पैसा एलोकेट किया हुआ, ठीक है ना, 4,000 रुपए, और मैंने 6,000 रुपए दिए, तो मैंने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना। अब जो 2,000 रुपए की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट हैज टू बी लिंक्ड। It's coming back. It happens.
यही बैक, ठीक है। सो अब ये चीज ध्यान में रखना कि जब कभी हम लोग काम कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड रिसीव के लिहाज से, तो ये डिविडेंड पेड के लिहाज से हमने बात की कि 2000 का जो हम लोगों ने ये जो 2000 रुपए हमारे गए, ये 2000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेक करनी पड़ेगी कि भाई कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इन 2000 रुपए से हम क्या कुछ कर सकते थे। सो अगर तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है शेयर होल्डर का, फिर तो ठीक है, टेंशन नहीं है, लेकिन उससे कम आया तो फिर दिस इज द रॉन्ग डिसीजन। डिविडेंड रिसीव, हमने रिसीव करना डिविडेंड, बजट था कि हम लोग इतना रिसीव करेंगे, लेकिन बजट से हमारा ज्यादा रिसीव हो गया है, एक्चुअल ज्यादा हो गया। आंसर यहां पर ही -2000 आ रहा है, ठीक है, बट दिस इज फेवरेबल, ठीक है, ये हमारे फेवर में। क्यों फेवर में? कि भाई प्लान किया था 3000 रुपए आएंगे, डिविडेंड हम जहां से कर रहे थे, इन्वेस्ट किया हुआ था, वहां से डिविडेंड रिसीव या इनकम रिसीव कर रहे थे, 3000 की इनकम रिसीव करने का सोचा हुआ था, हमारी जेब में आगे 5000 रुपए, हम तो खुश हो गए 2000 रुपए से, क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया है, सीन ऑन हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि डेप्रिसिएशन हो रही है, मशीन की डेप्रिसिएशन होगी, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन हम लोगों ने रखी हुई थी 15000, सही है। काम करने के बाद एक्चुअल हमारे पास हो गई 2000, सही है, सॉरी 17000, 17000। सो इसका मतलब हमारी डेप्रिसिएशन ज्यादा हुई, एक्सपेंस ज्यादा हुआ, तो एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो ये क्या बन गया, एडवर्स बन गया, ठीक है। मार्केट शेयर की बात करते हैं। मार्केट शेयर हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि हमारा 15% होगा, लेकिन हमारा 12% हुआ, सही है, अचीव करना था, सर्टेन टारगेट अचीव करना था, तो 15% था, 13%, 12% हो गया। इसका मतलब 3% का जो था वो क्या हो गया, हमारे पास वेरिएंस आया हुआ है। अच्छा ये है, बुरा है, बेसिकली बुरा है, सही है, क्योंकि हमने टारगेट से कम अचीव की, सही है। ओवरहेड कॉस्ट के लिहाज से बात करते हैं, 22000 की ओवरहेड कॉस्ट थी, 20000 की एक्चुअल कॉस्ट लगी, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट थी, प्लान किया था 22000 के खर्चे लगेंगे, जो फिक्स कॉस्ट जो हमारे सर पे लगेगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, वो हमने प्लान की थी 22000 की लगेगी, लेकिन हमारे सर पे कितनी लगी, 20000 की लगी। इसका मतलब यहां पर कितना आंसर आया, यहां पर फिर 2000 आया, लेकिन ये 2000 क्या है हमारे लिए, ये फेवरेबल है, ठीक है। लास्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स के अंदर हमें 10000 की प्लान किया हुआ था और एक्चुअल में हमें 11000 का मिला है, तो इसका मतलब ये हमारे पास भी कितना हो गया, ये 1000 हुआ, ठीक है। तो सॉरी, ये माइनस में नहीं है, प्लस में होगा, ठीक है, ये माइनस में हो गया क्योंकि हमारे पास कॉस्ट जो थी वो रिलेटिवली ज्यादा है, हमने एक्चुअल में ली है, देयरफॉर इट्स गोइंग टू बी एडवर्स फॉर अस, ठीक है। सो अगर मैं अब ये बात करता हूं कि यार इस पूरे सिचुएशन के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, यानी प्रॉब्लमेटिक का मतलब ये है कि थिंग्स आर नॉट एज गुड एज आई बिलीव, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा ही कोई चीज देख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां एडवर्स आंसर आ रहा है मैंने उनको पकड़ना है और उसके लिहाज से मुझे अब उनकी रेमेडीज देनी शुरू करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई नो के दिस सेल्स रेवेन्यू इज एडवर्स, ठीक है। आई थिंक कि डिविडेंड पेड वाली कहानी जो थी दैट इज एडवर्स, आई थिंक कि दिस डेप्रिसिएशन इज an adverse issue for me, this market share is not good for me, and this cost of materials are basically the problem causing elements, ठीक है। ये तमाम तर चीजें needs correction, सही है। सो अब इनको मुझे अब करेक्शन करना है, अब जितने भी हैं, मैं सब एक पॉइंट ये होगा, 2 3 4 5, अब आपका आंसर की लेंथ पे डिपेंड करता है कि अगर 12 मार्क का है तो इनमें से किसी 3 के बारे में बात कर लें, हो सकता है केस क्वेश्चन आपसे कहता है डिस्कस 2 वेज इन विच वेरिएंस कैन बी इंप्रूव। अब 2 तरीके बताने हैं आपको, अब 2 तरीकों को फिर इवैल्यूएट करते रहेंगे आप आराम से, सही है। सो दिस इज हाउ पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जितनी भी आपके पास ये एंटिटीज आएंगी उनको देखा जाएगा। अब जो एंटिटी हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे या इंप्रूव नहीं कर पाएंगे उसके साथ फिर हमने हैंडल करना होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, अब वेरिएंस एनालिसिस करने के फायदे क्या हैं, जरा हम उसके लिहाज से बात कर लेते हैं कि ये फायदे जो हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि ये जो टेबल है थोड़ा सा आपको ब्लर नजर आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत छोटे उस पर था, फ्रेम में था, तो मुझे जब इसको मैंने जब बड़ा किया है तो ये थोड़ा सा ब्लर सा नजर आ रहा है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यू कैन फाइंड दिस टेबल इन योर बुक एज वेल, ठीक है। सो आई रियली डोंट नो वेयर द बुक इज, लेकिन बुक में ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और वो आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस करने का फायदा क्या, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें।
तो इफ आई जस्ट कैन सी वेदर इट्स वेयर इट इज, मैं आपको पेज नंबर इसका रेफरेंस बता देता हूँ. सो ओके, थैंक यू. मैं सिर्फ बुक का रेफरेंस दे दूं आप लोगों को, ताकि मेरे सर पे से ये परेशानी उतर जाए कि मैंने आप लोगों को रेफरेंस नहीं किया होगा इसका. सही है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट गोइंग टू ओपन द बुक. ओके जी, दिस इज टेबल 33.1 और ये बुक का पेज नंबर है, पीटर सिम्पसन की जो बुक है आपकी, ठीक है, पेज 491. ठीक है, सो ये बात चीज़ें किताब में अच्छी हैं, मकसद आई जस्ट कैन नॉट बिलीव के चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं. अगर आप पढ़ लें तो उसको आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है, बेहतर हो सकती है. ठीक है, जो चीज़ कमेंडेबल है वो कमेंडेबल है. ठीक है जी. अच्छा जी, वेरिएंस का फायदा क्या, वेरिएंस करने का फायदा नुकसान क्या. मैं व्हाई आई एम जस्ट पुटिंग अ लिटिल बिट मोर एम्फेसिस ऑन दिस बजटिंग एंड वेरिएंस वगैरह कहानी. रीसेंट पेपर में यार ऐसा क्वेश्चन आ गया 16 मार्क का. ठीक है, तो अब ये 16 मार्क का जो क्वेश्चन आते हैं ना, और आपके वेरिएंट में जब नहीं आते तो परेशानी लग जाती है कि घुमा दिया फिर क्या करोगे. ठीक है, सो इससे पहले मैं पढ़ाता भी नहीं था ये, लेकिन कोई बात नहीं, करना पड़ेगा. For example, पहली चीज, first thing first, sales revenue is below budget either because units sold were less than planned or the selling price had to be lower than due to competition. सही है, आपका सेल्स रेवेन्यू के लिहाज से बेनिफिट्स क्या, एडवर्स वेरिएंस का फायदा क्या नजर आता है भाई. क्यों होगा, इसलिए हो सकता है कि सेल्स का जो नंबर है वो आप अचीव ना कर पा रहे हो कि कंपटीशन के लिहाज से प्राइसेस कम की हो तो उतनी चीज बिकी ना हो आपके पास. ठीक है, एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट आर हायर देन द प्लान either because output was higher than the budgeted or the cost per unit of marginal increased. बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, इट्स pretty straightforward thing कि आपके पास रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो शायद आपकी ज्यादा हो सकती है, इसकी वजह से शायद आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए हो, बजटिंग से ज्यादा बढ़ गए हो, या कॉस्ट बढ़ गई हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, लेबर कॉस्ट जो है वो चुल कर सकती है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस वर्ड, परेशान कर सकती है आपको. एंड दैट बेसिकली के इट्स अबव, आपने जितने का सोचा हो कि इतने का लेबर मैंने रखना है, उससे ज्यादा महंगा लेबर आपके पास आ गया हो, तो वो आपके पास एडवर्स वेरिएंस भी आ सकता है. ओवरहेड कॉस्ट, ये सारी वो बातें हैं जो किताब में लिखी हुई हैं और हमने इससे पहले टेबल में देखी हैं ये सारी चीज, इसलिए मैं इसको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ कि किताब के अंदर भी वही बातें लिखी हुई हैं जो टेबल के थ्रू हमने पढ़ना. सही है, ओवरहेड कॉस्ट आर हायर देन द बजटेड. ठीक है, परहैप्स because the annual rent rise was above forecasted, यानी कि ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे उस तरह से प्लान नहीं चल पाए जिस तरह से हम लोगों ने प्लान कर रहे थे. अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एग्जांपल किसकी दी है, यहाँ पर एग्जांपल दी उन्होंने रेंट की. ठीक है ना, वो रेंट की एग्जांपल यहाँ पर देकर साइड पे हो गए कि रेंट जो है वो परेशान कौन लेवल तक बढ़ गया है. फेवर कैसे हो सकता है, इन्हीं का एडवर्स है. सही है, इन्हीं का ऑपोजिट है. सेल्स इज अबव बजटेड ड्यू टू हाई देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉब्लम विद वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट. सही है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट के लिहाज से भी परेशानियां आ सकती हैं और उनको भी शायद कहा जा सकता है कि यार दिस इज बेसिकली द रीजन व्हाई आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा होगा. ठीक है, सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फेवरेबल सिचुएशंस के लिहाज से. ठीक है, सो फेवरेबल के लिहाज से हमारे पास सेल्स रेवेन्यू हमारे पास ज्यादा है. ठीक है जी, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट फेल हो गया, हमारी दुआएं रंग लाई और कॉम्पिटिटर को मुंगी खानी पड़ी, बड़ी अच्छी बात है. ठीक है, देन रॉ मटेरियल के लिहाज से बात भी आ गई है कि वो लोअर देन एक्सपेक्टेड चला गया है. लेबर कॉस्ट हमारे लिहाज से हमने अच्छा बार्गेन कर लिया, लेबर को सस्ते में उठा लिया, फायदा हो जाएगा. ओवरहेड कॉस्ट हमारी कंट्रोल में आ गई है, कोई हमारे पास एडवर्टाइजिंग लो रेट्स. सही है, परहैप्स बिकॉज एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ टेलीविजन वर रिड्यूस्ड. सही है,
कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई इंसेंटिव वगैरह दिया हो कि आप यू कैन जस्ट गेट मोर ऑफ टेलीविजन एड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये वो चीजें जिसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं। बजटिंग का वेरिएंस जो है, दिस इज द कोर एलिमेंट जिसके लिहाज से हम बात कर रहे होते हैं। देन वी मूव ऑन टू, yay, I'm back, thank you very much, no need to clap for me, I'm back। सही है। सो अब बजटरी कंट्रोल जो है, अब यहां पर हम लोगों को गलतियां देखनी है। सही है, वेरिएंस के अंदर हम लोगों ने पकड़ लिया कि यार गलतियां कहां कहां आ रही हैं। अब पहले हम लोगों ने देखनी, पहली चीज बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है। पहले वो देखता है कि एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है। एफिशिएंसी का मतलब ये कम टाइम में सेम चीज हो रही है, क्वालिटी चीज हो रही है नहीं हो रही। इफ सो देन फाइन, टेंशन की बात नहीं है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन थी या नहीं थी। सही है, ये तमाम तर वो चेक्स हैं। सही है, ये तमाम तर वो चेक्स हैं जो बजटरी कंट्रोल में मॉनिटरिंग और कम्युनिकेटिंग कोऑर्डिनेटिंग के दरमियान चल रहे होंगे। एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, कम्युनिकेशन ऐसे हुई है कि एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, जी सर जी इंक्रीज हुई है, बस ठीक है सर, कम्युनिकेशन का मसला नहीं है। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज थी, जी सर एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, लेकिन वेरिएंस हमारा जो है वो एडवर्स आ रहा है, प्रॉब्लम है, उसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम। ठीक है, कम्युनिकेशन बेहतर हुई है, प्रॉपर्ली बात की गई थी। अच्छा, कम्युनिकेशन के अंदर ना एक चीज को ध्यान में रखना, आई रियली डोंट नो हाउ रेलेवेंट इट्स गोइंग टू बी। कम्युनिकेशन की जब कोई बात आए ना, सही है, तो यहां पर ना वो एएस के अंदर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी मिन्सबर्ग की। सही है, और वहां पर आपने पढ़ा था डेसिमिनेटर। सही है, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, राइट इन्फो, राइट पर्सन, राइट टाइम। सही है, यानी कि आपने सब चीजें, सारी इंफॉर्मेशन हर एक को नहीं देनी और बिला वजह में भी नहीं देनी, सही टाइम पर सही बंदे को सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दिस इज डिसेमिनेटर। तो कम्युनिकेशन बैरियर आने के लिए दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यार आपका बिजनेस के अंदर जो मैनेजर है या जो लीडर है या जो सुपरवाइजर है वो सही टाइम पे सही वक्त पे सही बंदे को इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं, नहीं दे रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पेपर, जैसे मैंने कहा था मैं पेपर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ थॉरली। सही है, अब पेपर डिस्कस करता हूं मैं 18 मई के बाद, क्या फायदा। मतलब आप लोग राइट पर्सन, मैं राइट कम्युनिकेशन, पेपर जो है वही बिजनेस का, बिल्कुल मतलब इंफॉर्मेशन इज राइट, पीपल आर राइट, ठीक है, बट द टाइमिंग इज रॉन्ग। आपने कम्युनिकेशन बेहतर नहीं की, ठीक है ना। सो राइट टाइम पे राइट वक्त पे काम करना। इसलिए जो आप लोगों की 10 to 18 के दरमियान, 10 मई से 18 मई के दरमियान जो टाइमिंग्स होंगी, मैं उन दिनों के अंदर जो है मैं ये पेपर्स करवाऊंगा। हो सकता है इससे पहले भी करवा दूं, लेकिन इस तरह से मैं कुछ चंक्स हैंडल करके आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं पेपर्स, ताकि वो पेपर मिड जो आपके 18 मई से पहले आपसे वो तीनों पेपर डिस्कस हो चुके हो, यू हैव रिलेटिव आइडिया कि किस तरह से यू गो अबाउट द क्वेश्चन। ठीक है, देन आपने ये भी चीज देखनी है कि इफेक्टिव कंट्रोल अकॉर्डिंग टू प्लान। जैसे प्लान के लिहाज से कंट्रोल अथॉरिटीज वगैरह दी गई थी, पास ऑन की गई थी, डेलीगेट की गई थी, लोगों को एम्पावर किया गया था ड्यूरिंग द प्रोसेस चीजों को हैंडल करने के लिए, वेदर दे हैव बीन डन अप्रोप्रिएटली और नॉट। सही है, हो सकता है इसमें लीडरशिप का इशू भी आ सकता है। सर जी आपने मुझे लीडरशिप क्वालिटी लीडर बनाया तो था सर, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था, क्यों सर, वो मैं बात कर रहा था सर, वो मुझे कोई सीरियस ही नहीं ले रहा सर। तो इसका मतलब ये यू डू नॉट हैव दैट लीडर वाली कहानी। सही है, तो आपके अंदर वो फिगर रेडी नहीं है। मैं फिर वो मिन्सबर्ग की तरफ जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये कि आपने ड्यूरिंग द प्रोसेस ही गलती पकड़ ली कि बंदा मैनेजर सही नहीं था भाई, बाकी सब चीजें सही थी, मैनेजर सही नहीं था। अगर मैनेजर को हटा के नया सही मैनेजर लगा दूं तो यही एडवर्स आंसर कहां पर आ जाएगा, फेवरेबल में हो जाएगा। यही मैं चाहता हूं। ठीक है, हो सकता है कि आपने डेलीगेशन की हो, आपने कहा होगा यार बिजनेस के अंदर मैं लोगों को ज्यादा डेलीगेट करूंगा, मैं अथॉरिटी ज्यादा डेलीगेट करूंगा। हो सकता है लोगों ने उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया, बिला वजह में ऑटोक्रेटिक हो गए। हो सकता है, मैं फिर वही बात जा रहा हूं, एएस पे जा रहा हूं। सही है, एएस के अंदर आपके पास एक थ्योरी थी, मैक्लेलैंड की थ्योरी थी। सही है, और मैक्लेलैंड की थ्योरी के अंदर यह था कि अचीवर होते हैं, एफिलिएट्स होते हैं और लीडर्स होते हैं। लीडर कौन होते हैं उसके अंदर, जो अपनी अथॉरिटी और कंट्रोल को एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो हो सकता है एक ऐसे बंदे को आपने अथॉरिटी दे दी हो जो बिला वजह में लीडर हो, और मैक्लेलैंड वाला लीडर हो जो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करना पसंद करता हो या दिल चाहता हो कि वो उसको एक्सरसाइज करे, एंड दैट इज द रीजन वेयर ही माइट मिसयूज हिज अथॉरिटीज। सही है,
सिमिलरली हो सकता है कि जी काम के दौरान लोगों की मोटिवेशन ही गिरी हुई हो, नाराज हो, सही है, प्रोडक्टिव ही नहीं होंगे। जब प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो जाहिर से तो रिजल्ट्स भी वैसे ही निकलेंगे। हर चीज सही है, एफिशिएंसी भी खराब हो रही है, कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली की गई, कंट्रोल अथॉरिटी सही दिया गया, प्लान अकॉर्डिंगली चल रहा है, बंदा डिमोटिवेटेड, जो वर्कफोर्स है वो डिमोटिवेटेड है, क्या करूं अब मैं, सही है। दिस इज बेसिकली अगेन ये सारे के सारे वो चेक पॉइंट्स हैं जो एक तरह की चेकलिस्ट आ जाती है कि बजटरी कंट्रोल में ये तमाम तर चीजें देखो। एंड फाइनली आपको यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसी होनी लाजमी, सही है, कि पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक जगह पर आप ज्यादा इंप्लीमेंट करवा रहे हैं तो दूसरा मैनेजर इंप्लीमेंट करवाने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेसेस हो सकते हैं, एक प्रोसेस में छोटे छोटे सब प्रोसेसेस हो सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी होनी भाई, सब में अप्लाई करना तो सब में अप्लाई करना है, किसी में ये नहीं कहीं पर अप्लाई हो रही कहीं पर अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद हमें अगर ये पता चल जाए कि यार ये मसले हो सकते हैं, दीज कुड बी द रीजंस व्हाई budgetary control may generate an adverse answer, सही है, when the particular activity is evaluated या assessed, तो ये budgetary control इन reasons की वजह से शायद adverse answer दिखा सकती है। और अगर ये इस तरह की चीजें हों कि efficiency increase हो रही हो, proper communication हो रही हो, according to plan हो रहा हो, authority delegation सही तरह से हो रही हो, लोग motivated हो और uniformity of plan हो, तो फिर budgetary control के अंदर मसला नहीं है, सही है। मसला फिर कहीं और है, मसला कहां आ जाता है, मसला आ जाता है जनाब बजटिंग के अंदर। मैं जरा बजटिंग की तरफ जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग पहले पहुंचेंगे। अब मोटिवेशन वाला वापस समझा दें। मोटिवेशन का मतलब ये यार कि अगर जो बंदा जो काम कर रहा था ड्यूरिंग द प्रोसेस में, जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वही डिमोटिवेटेड होंगे तो कैसे आंसर वो प्रोडक्टिव आएगा। फॉर एग्जांपल सेल्स रेवेन्यू की बात हो रही है कि सेल्स रेवेन्यू हमारा कम आया, भाई जो सेल्स पर्सन था वही मोटिवेटेड नहीं था सेल्स करने के लिए, तो कैसे आपकी सेल्स अच्छी होगी। मेक सेंस, यामीन अब समझ आया। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी जरा मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ, अच्छा मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मुसलसल हर सेशन में मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि कुछ लोगों के पास शायद चैट का ऑप्शन ओपन ना हो रहा हो। हाउ एम आई गोइंग टू मेक इट श्योर कि आपके सबके पास चैट का ऑप्शन अवेलेबल हो, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। सो आई डोंट नो कि क्यों सब कुछ के पास नहीं आ रहा है ये ऑप्शन, ठीक है। इसलिए आप लोग फिर मुझसे वो उसकी तरफ पूछना शुरू कर देते हैं, व्हाट्सएप में पूछना शुरू कर देते हैं। अगर व्हाट्सएप का क्वेश्चंस हैं तो वो लेक्चर के बाद अगर आप पूछ ले तो वो दैट बी फाइन थिंग, ठीक है। वो दरअसल क्योंकि ज़्यादा स्ट्रीमिंग होगी ना तो डेफिनेटली यहाँ पर तस्वीर फिर ब्लर होनी शुरू हो जाएगी, मसले होने शुरू हो जाएंगे। फाइन जी, लेट्स गो विद द फर्स्ट थिंग। फर्स्ट के बजटिंग की टाइप्स क्या है, बजटिंग के फायदे नुकसान क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। पहले जरा हम ये बात कर लेंगे बजटिंग की टाइप्स क्या है। अब होता है इस तरह से कि बजटिंग की किताब के अंदर 3 लिखी हुई है, किताब के अंदर ये है और ये है, ये नहीं है, सही है। पहले आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, किताब में ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड की नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट इंक्लूडेड इट। ये वैसे है, ये इंक्लूडेड है। अगर आपने मार्केट प्रमोशन पढ़ो ना, चैप्टर नंबर 16, 17, 18, चैप्टर नंबर 18 पढ़ो बुक का, सही है। तो उसमें प्रमोशन एक्सपेंडिचर के लिए मार्केटिंग बजट के लिहाज से बात की, उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग वहां लिखा हुआ, सही है। तो ये होती है और ये काफी ज्यादा जो है वो फोकस किस्म की चीज होती है। अच्छा खैर पढ़ेंगे तो हम चारों ही, सही है, आप रेकमेंड भी कर सकते हो उसको, ठीक है जी। अच्छा जी, इंक्रीमेंटल बजटिंग। इंक्रीमेंटल बजटिंग होता क्या है कि आप ओरिजिनली एक तरह से आप किस कंडीशन में होंगे, आप एक आप एक मेच्योर और स्टेबल मार्केट कंडीशंस में होंगे, 1। नंबर 2, आपकी एक कोई रूटीन एक्टिविटी होगी, सही है। रूटीन एक्टिविटी का मतलब ये है
कि आपको पता होगा कि इसमें से कितना पैसा लगना है, कितना पैसा नहीं लगना। ठीक है जी। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि आपके पास ये जो ओल्ड बजट होगा उस एक्टिविटी का, सही है, उसके साथ आप ऐड कर देंगे इन्फ्लेशन, तो आपके पास आ जाएगा न्यू बजट। सही है। तो आपने सिर्फ करना इतना है कि आपके पास अगर कोई चीज आपने देखनी है कि जी मेरे पास लास्ट टाइम जो था तकरीबन कोई 10 लाख रुपए मैंने रखे हुए थे, तो मुझे बताओ यार इससे ज्यादा मैं कितने रख सकता हूं। अगर 10 लाख के ऊपर है, इन्फ्लेशन लगा दो, इस साल का फिर एक्टिविटी आ जाएगी। और ये रूटीन एक्टिविटी होती कौन सी है? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स। सही है। सो डेफिनेटली आपके पास इंक्रीमेंटल बजटिंग हो सकती है। याद रखना, इंक्रीमेंटल बजटिंग इज कंप्लीटली रॉन्ग। सही है। कैन गो कंप्लीटली रॉन्ग इन न्यू अनसर्टन कंडीशंस, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि बेस बजट होगा क्या। सो व्हाट यू डू, यू यूज योर बेस बजट, पुराने साल का बजट जो होता है, लास्ट एक्टिविटी का जो बजट होता है, लास्ट टाइम का जो बजट होता है, आप उसको इस्तेमाल करते हो, उस पर आप इन्फ्लेशन रेट ऐड करते हो एंड यू गेट अ न्यू वन। ठीक है। सो दिस इज हाउ आपके पास नया बजट आता है, लेकिन बेस बजट होता है। अब ये चीज थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क आती है, आई डोंट नो वेदर शुड आई गो इन दिस डिटेल और नॉट, कि ये जो ओल्ड बजट है ना, ये ओल्ड बजट आप मोस्ट रिसेंट वाला लेते हो या सबसे ज्यादा वाला रहते हो? ये बात समझ आई है? मोस्ट रिसेंट वाला यानी कि लास्ट ईयर वाला ले सकते हो, या सबसे ज्यादा कब हमने सबसे ज्यादा रखा था। तो ये थोड़ी सी ना डाउटफुल सिचुएशंस आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है। एक जैसे ये अगर आप लोगों ने वो रिटेल प्राइस इंडेक्स पढ़ा हो, या आप लोगों ने कोई भी इंडेक्स के कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वहां पर ये चीजें आती हैं। सही है कि आपने बेस ईयर क्या ली है, तो जैसे आप बेस ईयर चेंज कर देंगे तो खुद ब खुद ही वो नंबर ऊपर से फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है। सही है, जिसको हमने बेंचमार्क बनाया होता है। तो ये जो ओल्ड बजट होता है ये भी इस तरह का बेस बजट ही होता है। अब ये आप लास्ट ईयर का भी ले सकते हो, वर्स्ट वाला भी ले सकते हो, सबसे कम वाला भी ले सकते हो, ये बहुत ज्यादा वाला भी ले सकते हो, डिपेंड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप मेच्योर मार्केट में हो, एक रूटीन एक्टिविटी कर रहे हो, यू हैव स्टेबल मार्केट शेयर, देन इट्स द इजीएस्ट, मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट क्विकेस्ट एंड नेवर गोज रॉन्ग वाली कहानी के साथ ये चल रहा होता है। सही है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजटिंग की। अच्छा, फ्लेक्सिबल बजटिंग इज बेस्ड ऑन सही है, इज बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी एंड रिक्वायरमेंट। सही है कि जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस लिहाज से हम पैसे को वहां पर हैंडल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि यू नीड टू हैव एक आपके पास अमाउंट होनी चाहिए जो कि एक्चुअल एक्टिविटी की अमाउंट है। सही है। प्लस आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट बैग बना होना चाहिए, सो दैट आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हमेशा अवेलेबल रहे। ये वो पैसा था जो रिक्वायर्ड था। सही है। और दिस मे बी वाली चीज, मे बी रिक्वायर्ड वाली कहानी है। ये आपकी चीज क्या बन गई? ये आपका एक्चुअल बजट बन गया। सही है। तो इसमें होता क्या है, कंपनीज आमतौर पे जो है ना वो इस तरह की चीजें कर रही होती हैं कि यार हमें अगर फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड के अंदर वी नीड लाइक $10,000, ठीक है, तो हमने कहा ठीक है वो $10,000 रखते हैं। यार अगर हो सकता है ज्यादा कम ज्यादा पड़ सकता है ना, ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो सकती है, काम करते हैं इसमें ना $5,000 रख लेते हैं अपने पास एक्स्ट्रा बफर में रख, ये बफर होता है, बफर में लगा के रख लिया। ये एस्टिमेशन है सारी के साथ। ठीक है। तो टोटल हमारा एक्चुअल बजट कितने का बन गया? 15,000 का बजट बन गया। ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखो कि जब कभी हम लोग बात कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से, सो फ्लेक्सिबल बजटिंग जो होती है वो रिक्वायरमेंट के लिहाज से चल रही होती है कि रिक्वायरमेंट होगी तो वो चीज लगा दी जाएगी। इसका मतलब ये कंपनी को फ्लेक्सिबल बजटिंग करने में, सही है, मोर देन रिक्वायर्ड पैसे की जरूरत होती है। ये एक महंगा तरीका है बजटिंग करने का। काम होगा 1 लाख से, रिजर्व रखा होगा 1 लाख प्लस कुछ पैसे। सही है। ये एक्स्ट्रा कुछ पैसे क्यों रखेंगे? माइट भी पॉसिबल इनएडिक्वेट हो जाए। तो डेफिनेटली तमाम तर ऐसी एक्टिविटीज जो कि जहां पर हम थोड़े से अनसर्टन होते हैं, द चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, मार्केट की फ्लक्चुएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, या हमें ये होता है कि यार ये एक्टिविटी थोड़ी सी नई हमारे लिए, वी आर नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस इन इट, वहां पर कंपनीज फ्लेक्सिबल बजटिंग करती हैं। और देयर आर मोर चांसेस, देयर आर हाई चांसेस, हाई परसेंट चांसेस कि आपके बिजनेस का वेरिएंस एनालिसिस गलत आने का रीजन फ्लेक्सिबल बजटिंग हो।
क्योंकि वो ये पैसे जो हमने रखे ना, these may be insufficient, सही है, these may be insufficient, ठीक है। तो उस लिहाज से जो पैसा प्लग इन करना था वो कम पड़ गया, एक्टिविटी तो चल रही है, सही है, लेकिन कम पड़ गया, और कम पड़ने की वजह से वो एक्टिविटी सही नहीं कर सकती, तो उसका वेरिएंस क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया, ठीक है। दैट्स बेसिकली काइंड ऑफ थिंग, सही है। देन कम्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग। ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग का मतलब ये कि हमारा टारगेट फोकस क्या होता है, या तो हम लोग सेल्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, सेल्स इन यूनिट पे फोकस कर रहे होते हैं, या हम लोग फोकस कर रहे होते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर, सही है, या हम लोग शेयर कर रहे होते हैं मार्केट शेयर के ऊपर, सही है। अपनी इज्जत बचानी है, मार्केट रेपुटेशन बचानी है, अपनी सेल्स बचानी है, या अपना प्रॉफिट बचाना है। इस लिहाज से हम अपना बजट सेट करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन, अब ये देखना पड़ेगा जहां पर आपके ज्यादा कंपटीशन हुआ वहां पर ये चीज अप्लाई होगी। हो सकता है कि वेरिएंस गलत इसलिए आया हो कि आपका जो बजट सेट किया गया था वो सेल्स बेस्ड सेट किया गया था, जबकि उसको प्रॉफिट बेस्ड होना चाहिए कि इतना कमाएं, इतना प्रॉफिट कमाएं, या इस तरह से रेपुटेशन को मेंटेन करें, उसके लिए आपने बिजनेस ने पैसे एलोकेट करने, ठीक है। सो देयर इज काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग जो होती है ये बहुत ज्यादा एक तरह से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं। व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस बजटिंग, क्योंकि अगर कभी मसले हों, सही है, और आपसे मसले रिजॉल्व ना हो रहे हों, किताब कहती है कि डायरेक्टली यहां छलांग मार दो, वो बाकी इनको भी कहते हैं इसको भी जला दो, इसको भी जला दो, ठीक है। वो क्या कहती है, जीरो बजटिंग पे जाओ। मैं कहता हूं कि पहले जरा ऑब्जेक्टिव बेस पे चले जाओ, ऑब्जेक्टिव बेस पे करके देख लो, अगर बारे में नहीं आता मसला फिर जीरो जरूर कर लो, टेंशन किस बात की, ठीक है। जीरो बजटिंग में होता क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, पुराना बजट मंगवाते, सही है, और कहते हैं मंगवाते हैं और उसको जला के फेंक देते हैं, सही है। एंड इट इज डन फॉर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, सही है। सो ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास जो बहुत ज्यादा एक डराने वाला जो है ये ऑटोक्रेटिक है, दिस इज ऑटोक्रेटिक वे ऑफ बजटिंग। इसमें होता क्या, पुराना बजट मंगवाते हैं, इंक्रीमेंटल में क्या था, पुराने वाले बजट के ऊपर हम लोग क्या करते थे, इन्फ्लेशन लगाते थे। पुराने वाले बजट को देखकर एक्स्ट्रा पैसे लगाकर भी हम बात कर सकते थे फ्लेक्सिबल के लिए, पुराने वाले बजट को देखकर हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस के अंदर भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते थे, यानी पुराना वाला बजट इस्तेमाल हो सकता है, सही है, इंक्रीमेंटल के अंदर भी, फ्लेक्सिबल के अंदर भी, और जीरो उसके अंदर भी, ऑब्जेक्टिव बेस में भी। जीरो बजटिंग में पुराना वाला बजट मंगवाया जाएगा, उसे जला के फाड़ के फेंक दिया जाएगा, ठीक है, और कहा जाएगा भाई देखो मास्टर बजट जो है ना, टोटल बिजनेस का जो मास्टर बजट बनने वाला है, सही है, उसके अंदर आप जो अपने तरफ से पुराना बजट लेकर आए हैं ना, ये तो मैंने जला के फेंक दिया, दोबारा से प्रीरिक्विजिट्स बनाओ, दोबारा से बैठ कर सारी बातें करो, हमसे बैठ के पहले डिस्कस करो कितने पैसे की जरूरत है, क्यों पैसे की जरूरत है, ठीक है, एंड देन विल सी कि वेदर योर पैरामीटर्स आर इनफ फॉर अस टू कंटिन्यू विद एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आउच, I'm extremely sorry. सही है, ये जो एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन जो है ये चीज सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। सो होता क्या है कि जीरो बजटिंग इज वेरी डीमोटिवेटिंग, लेकिन जीरो बजटिंग इट्स बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग, जीरो बजटिंग इज रियली लिटरली वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन कंपनीज का प्लान क्या होता है, बेटा जी इस एक्सपेंस को अभी बेयर कर लो, ठीक है, इसने ना असल में हमारे रिसोर्सेज को सही तरह से एलोकेट करवाना, ठीक है। अब ये ज़हन में रखना कि अगर कभी भी आपका बिजनेस जीरो बजटिंग के बाद भी नहीं समझ सकता ना, इसका मतलब यू आर नॉट एफिशिएंट इन दैट एक्टिविटी, ठीक है। तो बिजनेस जो है ना वो थोड़ा सा इस पे स्केप्टिकल हो जाता है एकदम से कि यार जीरो बजटिंग इज द फाइनल थिंग, यानी कि हमारे पास वेरिएंस को सही करने के लिए पहले या तो हमारे पास बजटरी कंट्रोल है या क्या हमारे पास बजटिंग है। तो बजटरी कंट्रोल में कोई मसला नहीं है, बजटिंग में कोई मसला नहीं है, और अगर बजटिंग में मसला हुआ तो पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग करके उसको रिजॉल्व करने का सोचूंगा, नहीं हुआ, अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड बजटिंग से भी रिजॉल्व नहीं हुआ, वेरिएंस सही नहीं आया,
फिर आखिर में मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू समहाउ यूज दिस जीरो बजटिंग एंड दिस इज द फाइनल थिंग दैट आई कैन यूज टू कवर और टू रिकवर और टू चेंज माई वेरियंस टू माई इनटू फेवरेबल वेरियंस। ठीक है, और अगर वो भी नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये कि ये वाली जो एक्टिविटी है ना जिसके ऊपर मैं वेरियंस निकाल रहा हूं, ये अपने बारे की नहीं है, ये अपने समझ में नहीं आ रही, ये मसला अपनी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और ये बिल्कुल उसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं हम लोग जिस स्टेज में हम लोगों ने रिवीजन क्लासेस के अंदर भी या कोर्स के अंदर भी हम लोगों ने पहली चीज पढ़ी थी प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन मैंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है सारे एसबीयूज को देखती है और उसका देखती है कि यार कैसे इंप्रूव करना। उसका मतलब ये उसका वेरियंस क्या आ रहा होता है, उस वक्त आ रहा होता है नेगेटिव। ठीक है, और जब वो नेगेटिव आ रहा होता है फिर वो देखता है बजटरी कंट्रोल, समझ नहीं आता उसको, वो देखता है बजटिंग, समझ नहीं आता, उसमें क्या करता है, डीरेगुलेशंस करता है। मैं प्राइवेटाइजेशन पहुंचूंगा यूनिट 1 के पहले टॉपिक के ऊपर। सही है, क्यों लिंक हो रहा है यहां से वहां की कहानी। इसका मतलब जब आप प्राइवेटाइजेशन की बात करो तो ये चीज बजटिंग कुड बी अ पॉइंट दैट कैन यू कैन लिंक। तो यूनिट 1 से यूनिट 5 लिंक हो रहा है, आप लिंक कर रहे हो ना, जजमेंट हुई ना, इवैल्यूएशन स्कोर मिल गया इसके ऊपर आप। सही है, सो ये चीजें जो है इसको भी जरा ज़हन में रखो। अब पॉइंट इस तरह से कि व्हेन दीस थिंग्स आर हैपनिंग, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसमें बजटिंग के लिहाज से भी गवर्नमेंट ने भी देखा था क्या मैं फाइनेंशियल रिसोर्स एलोकेशन सही तरह से कर नहीं पा रहा, डीरेगुलेशन करते हैं। भाई तुम ये एडवाइस दे दो प्राइवेट सेक्टर के, हम कैसे काम करें। सही है, वो बजट कंट्रोल में आके देखेगा, मसले देखेगा, फिर हो सकता है उसमें आए मसले देखे। हो सकता है गवर्नमेंट उनके मसले सुनने के बाद भी दोबारा काम करे तो दोबारा उनसे वो वेरिएंस सही ना हो सके, तो फिर वो क्या करते थे, यार एक काम करो तुम थोड़े अर्से के लिए दिहाड़ी पे काम करना शुरू कर दो, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते थे उसको। ठीक है, अगर तो सही हो गया सर, गवर्नमेंट के हाथ का मसला नहीं है, इसको आउटसोर्स ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, दैट इज बेसिक, या अदरवाइज फिर इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। तो ये प्लीज अपने जहन में क्लियर रखो कि जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिहाज से और पेपर के अंदर, तो दीज टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, और ये इंटरलिंक होते हैं तभी आपको फिर मसले जो हैं रिजॉल्व होते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी एक एलिमेंट के ऊपर आप जाकर से बात करना शुरू कर देंगे, दिस वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम सिचुएशन। कौन सा अकाउंटिंग वाला? ये इब्राहिम जरा अपना क्वेश्चन जरा मुझसे दोबारा पूछ लो, मुझे क्लियर नहीं हुआ आपका क्वेश्चन। फ्लेक्सिबल बजटिंग, जी हाँ, मुझे नहीं मालूम हमने अकाउंट्स में क्या पढ़ा है, मुझे तो बिजनेस का पता है। देख लो, अगर अकाउंट वर्ड सेम है तो जो वहां पर जो बात की गई वो भी यहाँ पर की बात की जा सकती है। अच्छा, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये आपकी अब जो पेपर में जो आता है ये अकाउंट्स के अंदर ये फ्लेक्सिबल बजटिंग पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। सही है, आई हैव नो आइडिया। थ्योरेटिकल बेस के ऊपर अगर आप ये थ्योरी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेकिन इसकी बेसिस पे कैलकुलेशन बेस नहीं करना आपने प्लीज। ठीक है इब्राहिम, आपको मेरी बात समझ आ गई? व्हाट इज जीरो बजटिंग? जीरो बजटिंग इज बेसिकली जब आप पुराने बजट्स को कैंसल आउट कर देते हो। सही है, और कैंसल आउट करने के बाद आप नया बजट जीरो से बनाते हो। जीरो बजटिंग का मतलब है जीरो से स्टार्ट करोगे, हम बेस से स्टार्ट नहीं करते। बेस का मतलब ये कि पुराना बजट हमारे पास होता है और उस पुराने बजट के बेसिस पर हम नया बजट बनाते हैं। जीरो बजटिंग का मतलब ये पुरानी बेस गई भाड़ में, अब जीरो पे आ गए। हर एक पैसे की एलोकेशन की आपको पूरी रिक्विजिट आपको अपने हेड डिपार्टमेंट्स को देनी होती है, उनसे पहले बैठ कर लड़ झगड़ना होता है। सही है, पहले आपको मिल जाते थे बड़े आराम से 5 लाख रुपए बगैर कुछ किए। आपको अब कहा जाएगा बेटा जी 5 लाख, आप कहते हैं सर लास्ट ईयर मुझे 5 लाख रुपए मिले थे ना, सर इसलिए एक काम करें मुझे 5,50,000 रुपए दे दें। क्यों सर? वो महंगाई हो गई ना सर 50,000 की, इसलिए। अच्छा, पुराना बजट लेकर आओ। सर ये लें जी पुराना बजट, मैंने फाड़ के फेंक दिया। सर ये किया, फाड़ दिया, जीरो, तुम्हें मिल रहे हैं जीरो पैसे। अब तुम लेकर आओ जस्टिफिकेशन, तुम्हें 5 लाख चाहिए क्यों? अरे सर आज तक तो काम करते हैं कितने साल से, तो 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, अब दोबारा ना ना ना, दोबारा से एलोकेशन हो रही भाई रिसोर्सेज की।
मैं तो नाराज हो जाऊंगा 2 मिनट से पहले, मुझे 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे उसके प्री रिक्विजिट देनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट सॉरी जो कंपनी होगी ना वो फौरन से वैसा प्रेशराइज करेगी, यार ये काम अब 3 लाख में करें, 5 लाख बहुत ज्यादा है, निगोशिएशन पे चली जाएगी फौरन, और मैं उसको ओवरस्टेट करूंगा, 6 या 7 लाख रुपए लिखूंगा। मैं उनको ये जाके बताना शुरू करूंगा, सर जी 7 लाख का काम था, 5 लाख में कर रहा हूं मैं। और वो क्या बोलेंगे, बेटा जो 5 लाख का काम है ना उसको कितने में करना है, 3 लाख में, क्योंकि उनको पैसा बचाना है और मुझे कमाना है हम सब एक ही कंपनी के अंदर, ठीक है। इसी को कहते हैं करप्शन होना। CSR नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं कर, मैं एक ऐसा एम्प्लॉय जो राइट्स को वायलेट कर रहा हूं, अनएथिकल हो रहा हूं, ठीक है। समझ आ गया आपको? वो स्वामी व्हाटएवर सो। अच्छा जी, अब बजटिंग के थोड़े से फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। बजटिंग से फायदा क्या होता है जनाब, बजटरी कंट्रोल से फायदा क्या होता है, या बजटिंग से फायदा क्या होता है कि आप पहले से ही जो है अपनी एक्टिविटीज के लिए प्लान कर लेते हैं, तो यू बिकम प्रोएक्टिव, ठीक है। आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं। प्रोएक्टिव होने से फायदा क्या होता है, प्रोएक्टिव होने से फायदा ये होता है कि थिंक बिफोर इट हैपेंस वाली कहानी आ जाती है। जब थिंक बिफोर इट हैपेंस वाली कहानी आ जाती है तो उसमें आप कॉन्शियस हो जाते हैं इस चीज के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो शायद गलत हो सकते हैं, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। और व्हेन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली तो देन जब वो इंस्टेंसेस आते भी हैं तो यू बेसिकली हैव, सिंस यू ऑलरेडी हैव प्लान्ड इट आउट, देयरफॉर यू हैव क्विक डिसीजंस to settle all those uncertainties, ठीक है, to tackle all those uncertainties. And once you are able to tackle those uncertainties quickly, then your competitor, so you can beat your competitor in that perspective कि आप उसके इससे फायदा उठा सकते हैं, that brings you an opportunity to capture the market or to capture the revenues and so on and so forth, whatever the market opportunity is, और इस लिहाज से आपको short run फायदे हो सकते हैं, ठीक है, which can be built up into long term profits as well, ठीक है। अगेन efficient resource allocation होती है, बिल्कुल होती है जनाब। तो ये इससे होने का फायदा क्या होता है कि जब efficient resource allocation होती है तो you know कि your opportunity cost is literally very low, सही है। when your opportunity cost is very low, so you know कि your decision is right, therefore आपके पास less resources के साथ भी आप एक ऐसे decisions को fulfill कर सकते हैं जो शायद किसी दूसरी कंपनी के लिए रिलेटिवली ज्यादा रिसोर्सेज के साथ फुलफिल करना पॉसिबल होता था। देयरफॉर दिस कैन लीड टू अ पार्ट ऑफ not it is not going to be your core competency, it may become a part of your core competency, ठीक है। सिमिलरली टारगेट सेटिंग होता है। बजटिंग का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि लोगों को टारगेट्स दिया जाता है, भाई ये पैसे हैं इसमें काम करना है, ये रिसोर्सेज है इसमें काम करना है, ये टारगेट है इसको अचीव करना है, एंड इट फील्स गुड देन, सही है। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा होती है, फिर उनको पता चलता है कि वो अपना लेजॉन हिट करते हैं, वो अपना फिर जो एक्सपीरियंस होता है वो इस्तेमाल करते हैं, देन दे ट्राई टू, सिंस द परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द टारगेट अचीवमेंट, तो दे लिटरली डू नॉट वांट देयर परफॉर्मेंस टू गो डाउन, so they are bound to bring in the best of them, सही है। and that is the reason where शायद motivation भी आ जाती है, competitiveness भी आ जाती है, learning environment भी आ जाता है, culture जो होता है बड़ा accommodative वो cooperative बन जाता है, क्योंकि ये सब target है। और फिर एक self confidence develop होता है department teams के अंदर, individuals के अंदर, which is basically kind of a motivating thing, सही है। then coordination between different departments, definitely जब आप बात कर रहे होते हैं in terms of budgeting के अंदर, तो डिपार्टमेंट्स को आपस में बात करनी होती है, सही है। रिसर्च वाला डिपार्टमेंट सेल्स से बात करेगा, सेल्स वाला डिपार्टमेंट मार्केटिंग से बात करेगा, मार्केटिंग वाला सेल्स वाला रिसर्च वाले तीनों बात करेंगे, फाइनेंस वाले से, मार्केटिंग वाला शायद ऑपरेशंस वाले से बात भी कर रहा हो कि भाई तू बना सकता है नहीं बना सकता, फाइनेंस वाला भागा जाएगा ऑपरेशंस के पास, भाई तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है, पैसे कितने एलोकेट करने हैं। ये तमाम तो जो कोऑर्डिनेशन है, इससे होता पता है क्या है, इससे होता है कि एवरीवन नोज व्हाट इज टू बी डन, तो आपकी एफर्ट्स जो होती है ना वो यूनिफाइड हो जाती है, और जब यूनिफाइड एफर्ट्स होती है ना, वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स होती हैं, तो टारगेट अचीव करने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा हो जाते हैं। अब मैं कोशिश इस वक्त ये कर रहा हूं कि मैं जो भी कोई आपको पॉइंट बताऊं उस पॉइंट को डायरेक्टली मैं सेल्स या प्रॉफिट से लिंक ना करूं, मैं उसके डिफरेंट डायमेंशंस बता रहा हूं, सही है, सो दैट आपको पता चल सके कि हर दुनिया के हर पॉइंट को सेल्स से या प्रॉफिट से लिंक नहीं किया जाता, ठीक है। There are several other things as well जिनके थ्रू हम अपने आंसर को इलैबोरेट भी कर सकते हैं, उनको हम डेवलप भी कर सकते हैं,
उनको हम आगे लेके जाकर कहीं किसी और रास्ते पे छोड़कर भी आ सकते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज द सेल्स एंड द प्रॉफिट एंड द कॉस्ट रिडक्शन. सही है. सो यू नीड टू थिंक लाइक ऑन अ लार्जर स्केल कि व्हाट इज रियली हैपनिंग वाली कहानी. ठीक है. सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा. अच्छा, देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज वुड बी देयर. बिल्कुल पॉसिबल है जी. आपकी मॉनिटरिंग वगैरह होती है तो आपको अपना असेसमेंट समझ आना शुरू हो जाता है, आपको अपने वीक पॉइंट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपको कंटिन्यूएशन ऑफ दैट एक्टिविटी नजर आनी शुरू हो जाती है कि वेदर वी कैन डू इट एज पर द रिक्वायरमेंट्स या वी कैन जस्ट इंट्रोड्यूस न्यू एक्टिविटीज और वी कैन जस्ट कट फ्यू एक्टिविटीज डाउन वाली कहानी. What we really have to do, whether we are going to rationalize it or optimize it or improvise it. Rationalize, optimize, improvise. सही है. ये तीनों चीजें ROI बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये जो बजटिंग में होता है तो उस वक्त भी हम यही बोलते हैं ROI के लिहाज से बात करो. हमने इसको रैशनलाइज करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है, इसको इंप्रोवाइज करना है. इंप्रोवाइज का मतलब ये कि हम इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं. ठीक है. देन वी रियली वांटेड टू नो के व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड. काम हमें रिजल्ट सामने आ गया, उसको मॉडिफाई करके आगे लेके जाना है. पहले बात भी कर चुके थे. सही है. एंड मेजरिंग एंड असेसिंग द परफॉर्मेंस ओवरऑल के आपने स्केल्स रखे हुए होते हैं बास चीज़ों के लिहाज से. वेदर वी आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, हमने इसकी परफॉर्मेंस मेजर की और वी थिंक कि इसको अपना फ्लेक्सिबल बजटिंग पे लेके जाना पड़ेगा. सही है. हमने परफॉर्मेंस असेस की और फ्लेक्सिबिलिटी के बाद हमने सोचा नहीं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यार, ये जो हमारे पास एक्टिविटी ना इसके लिए हमें इंक्रीमेंटल करनी पड़ेगी. ये यार बस इन्फ्लेशन ऐड कर दो, काम होना शुरू हो जाएगा, इस पर ज़्यादा सोचने की जरूरत है, साइड पर कर दो क्योंकि रूटीन एक्टिविटी है. फिर एक एक्टिविटी है यार इसके पैसे ही बड़े कम पड़े हैं इसके पास, जीरो कर सकते हैं. अच्छा जीरो नहीं करनी है, फ्लेक्सिबल कर दें. नहीं, क्या करें फिर? ऑब्जेक्टिव बेस करते हैं. कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव सेट रहेगा, किसके लिहाज से हम काम प्रॉफिट बेस नहीं, मार्केट शेयर के लिहाज से पैसे जमा करते हैं. वी रियली आर अंडरस्टैंडिंग द रीजन व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग वाली कहानी. ठीक है. तो इसके लिहाज से हमें पता होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं इट हैज टू हैव सम रीजन टू इट. सही है. अगर वो रीजन नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके वेरिएंस, हम मुसलसल वही बात कर रहे हैं, इसलिए पहले हमने वेरिएंस ही पढ़ा. ठीक है ना, कि वेरिएंस सही है या नहीं है. अगर वेरिएंस सही है तो अच्छी बात है, वेरिएंस सही नहीं है तो गए भाड़ में जाओ. लेकिन however there are some serious issues with budgeting. ठीक है. सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास जिस वक्त बजटिंग के साथ एक बहुत बड़ा मसला क्या है. बजटिंग इज अ पेपर वर्क. सही है. अ प्लान्ड पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन which is done for the activity and which basically restricts you not to go anywhere else than the what is written. ठीक है. सो इसका मतलब ये कि it is no flexible. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग अगर काम के अंदर कभी कमी बेशी हो रही हो तो वी कैन जस्ट पुट मोर मनी इन एंड प्लग इन. वरना तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर उसने यस कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैं बजट कहता हूँ कि यार 1 लाख रुपए आपके पास है. ठीक है. और 1 लाख रुपए में हमने ये काम करना है. तो अब 1 लाख रुपए में काम करने के लिहाज से आप कहेंगे सर ये काम अगर 1 लाख रुपए में नहीं हुआ, फिर कोई मसले की बात नहीं, जितने चाहिए उतने ले लेना है. अब गारंटी कह सकता हूं मैं, वो काम अगर 80,000 में भी होने वाला था ना, वो 1 लाख में नहीं होगा. 80,000 में हो सकता था, पैसे 20,000 बच सकते थे. आप कहोगे इससे बड़ा चूजा दुनिया में कोई नहीं है भाई. इसने 1 लाख के काम के ऊपर मुझे पूरा ओपन कर दिया कि भले जितने पैसों की जरूरत है टेंशन नहीं लो. फिर गर्लफ्रेंड थोड़ी है कोई यार जिसके ऊपर ऐसा से दिल निछावर कर रहे हो. एक्टिविटी है, बिजनेस है, पैसे कमा के लगाने वापस, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है. कह दिया यही पैसे हैं, इसी पैसे में काम करना है, अदरवाइज काम नहीं करना. ठीक है. तो इसका मतलब ये इट इज लिटरली वेरी इनफ्लेक्सिबल. सही है. बिल्कुल इसी तरह से आमतौर पे जो बजट सेट किए जाते हैं, दीज आर सेट अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म गोल्स, नॉट लॉन्ग टर्म गोल्स, क्योंकि अनसर्टेनिटीज लॉन्ग टर्म में उतनी ज्यादा होती है. द मोर अनसर्टेनिटीज यू हैव,
then less you can plan well for them. सही है? And then when you cannot plan properly for them, क्योंकि you never know what is going to happen in future, long future, not just next immediate future. सही है? तो आप जब लॉन्ग फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते तो देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज, और उसके बाद होता है कि आप फिर इफ एंड बट्स पे लग जाते हो और व्हाट इफ वाली कहानी शुरू हो जाती है, और इसके लिहाज से फिर आपके जहन में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, मतलब बिजनेस के लिहाज से गंदे ख्यालात आते हैं, वैसे वाले गंदे ख्यालात नहीं आते, तो वो आने शुरू हो जाते हैं. हेंस यू जस्ट कैन प्लान एंड रीप्लान थिंग्स एंड यू डूइंग नथिंग. सही है? एंड दैट इज द रीजन वेयर आप पैरालाइज हो जाते हैं. देयर इज अ क्वेश्चन बाय द वे, सर रैशनलाइज और ऑप्टिमाइज और इम्प्रोवाइज वाली चीज समझा दें जो आपने मॉनिटरिंग में बताई थी. इमन मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है, अभी समझाता हूँ. अच्छा, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो मे लीड टू अननेसेसरी स्पेंडिंग. आपने एलोकेट किया हुआ था, किसी एक्टिविटी के लिए एलोकेट किया हुआ था. सही है? अब इमन वाली बात यहाँ पर आ रही. आपने किसी XYZ एक्टिविटी के लिए पैसे रिजर्व करके रखे हुए थे. सही है कि यार ये वो पैसे हैं जो हमने लगाने हैं और इस एक्टिविटी के लिए करना है. एकदम से आ गया ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, ऑप्टिमाइज कर दिया. भाई काम स्टेप्स कितने हैं जी? 5 स्टेप्स है. ऑप्टिमाइजेशन चल रही है, मतलब क्या? हमने अननेसेसरी स्टेप को निकाल देना है और काम अब कम स्टेप्स में करना है, ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है? सो वो काम जो हम 5 स्टेप्स में कर रहे थे अब कितने स्टेप्स में करेंगे? 4 स्टेप्स में करेंगे. ठीक है? अब 5वें जो हमने एक स्टेप निकाला, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले थे प्रोसेसेस 1 2 3 4 and 5. ऑप्टिमाइजेशन हैपेंस and we basically are not going to use operation number 3. ठीक है? सो इसके लिए मैंने एलोकेट तो किया हुआ था ना पैसा, वो कहाँ जाएगा? We never know. तो ओवर स्पेंडिंग भी. अब ये लॉक हुआ पैसा, इसके पास गया हुआ है, अब वो रिलीज होगा. वो अच्छा रिलीज भी फौरन नहीं होता ना, कुछ अर्से के बाद ही होता. ठीक है? सिमिलरली हमारे पास हमने कहा रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज करने के लिए पहले मैंने कहा था कि जनाब यहाँ पर मैं तकरीबन 50,000 दूंगा, इधर 70,000 दूंगा. सही है? यहाँ पर 80,000 दूंगा, यहाँ पे 10,000 दूंगा और यहाँ पे 40,000 दूंगा. फाइन जी, ये मैंने एलोकेट किया है पैसे. ठीक है? अब इस एलोकेशन के अंदर मैंने रैशनलाइजेशन कर दी. रैशनलाइजेशन का मतलब ये कि काम को बेहतर तरीके से करना है. काम को बेहतर तरीके से करने का मतलब ये कि अब मेरे पास पता चला कि यार ये जो काम मुझे बेहतर तरीके से करना है ना, ये 10,000 में नहीं हो सकता बेहतर तरीके से काम, मुझे इसके लिए 20,000 के लिए करना है. सही है? पहले से हमने प्लान किया हुआ है. सही है? अननेसेसरी स्पेंडिंग होने वाली है क्योंकि ओरिजिनली यहां पर इसको 20,000 में काम करना है, लेकिन इट इज व्हाट, इट इज इनफ्लेक्सिबल. तो ये 10,000 से 20,000 हो नहीं सकता. ठीक है? पता चला जब हमने रैशनलाइज किया तो ये 80 के तो बहुत ज्यादा था भाई, ये तो 60 में कहाँ हो सकता था, लेकिन इसलिए कितना एलोकेट किया गया? 20 के, 80 के. वही होगा अगली दफा में देखेंगे यार इंशाल्लाह, अभी तो नहीं हो सकता. तो ये रैशनलाइजेशन हो गया. इम्प्रोवाइजेशन की बात करते पता चला प्रोसेस 6 आ गया हमारे पास. दिस इज इम्प्रोवाइजेशन. पता चला वो 33,000 में होने वाला है. इम्प्रोवाइज किया तो नया एक प्रोसेस आ गया हाथ में. ठीक है? या पॉसिबल ये भी हो सकता है कि पता चला कि जी थोड़े अरसे के बाद जी ये जो हमारे पास ऑपरेशन नंबर 4 है इसकी जरूरत नहीं, ऑपरेशन 6 की जरूरत है. दिस इज इम्प्रोवाइजेशन. ठीक है? सो ये तमाम तर चीजें ऐसी हैं जिसके थ्रू शायद देर कुछ भी पॉसिबिलिटी कि रैशनलाइज, ऑप्टिमाइज या इम्प्रोवाइज करके भी आप जो है वो शायद आपकी स्पेंडिंग अननेसेसरी जगहों पे जा रही हो. ठीक है? देन बजटिंग का सही इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आप उसके पैसों को इस्तेमाल करने के लिए लोगों को ट्रेन करें और लोगों की राइट स्किल्स हो. सही है? वरना ओवर ट्रेनिंग करवाना या उसके बाद ट्रेनिंग करवाना, उस पैसे में से वो पैसा काम करने के लिए दिया गया था, वो ट्रेन करने के लिए नहीं दिया गया था. यू बेसिकली आर यूजिंग दैट मनी फॉर ट्रेनिंग एज वेल. इनएडिक्वेट ही पड़ेगा, जाहिर सी बात. सही है? एंड देन सेटिंग बजट्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स. ये चीज एक बहुत बड़ा मसला है कि आपने अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे लगाए हुए हैं और नया प्रोजेक्ट कोई स्टार्ट होने वाला है तो आप उसके लिए पैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर पैसा लगा हुआ है, ये पहले पैसा इसमें से पैसा बचेगा तो नए प्रोजेक्ट में लगेगा. ठीक है? और अगर आपने नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे भी निकालने हैं तो फिर वो शुरू वाली बात, आज के लेक्चर की शुरू वाली बात आ गई. अब बताओ बजटिंग का जो ये वाला जो नया प्रोजेक्ट है इसके लिए पैसा अपना लगाना है या किसी और का लगाना है, इक्विटी फाइनेंस करना है या डेट फाइनेंस करना है. इक्विटी फाइनेंस तो नहीं हो सकती, पैसे नहीं है हमारे पास. वो सारे पैसे अपने पैसे जो थे हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में लगे हैं, उसकी बजटिंग में लगे हैं.
देखो कौन से रिसोर्स बच गए, सिर्फ इक्विटी फाइनेंस के बजाय अब हमारे पास क्या बच गया, डेट फाइनेंसिंग। अब डेट फाइनेंसिंग लेने के लिए क्या, तो पता है सोर्स ऑफ फाइनेंस इतनी मुश्किल, वो पूरा एएस का चैप्टर स्टार्ट हो गया सोर्स ऑफ फाइनेंस वाला, ठीक है, पूरी चीज आ गई। देयरफॉर ये याद रखना कि जो भी कोई आपका बजटिंग के लिहाज से जो भी कोई काम है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इनिशियल स्टेज से लेकर, प्लानिंग से लेकर इवैल्यूएशन तक के स्टेज तक जाता है, और इवैल्यूएशन में जाके ये बाकायदा इंडिकेट करता है कि वेदर हरकत सही हुई है या नहीं हुई है, यानी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ये चीज जाती है। एंड प्रोसेस के बाद बताता है, ये अशोर पे नहीं जाता, कंट्रोल पे जाता है। ये मैं चला गया यूनिट नंबर 4 के अंदर, TQM के अंदर, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन प्रोडक्शन में जो पढ़ाया था, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योर। अगर तो ड्यूरिंग द प्रोसेस पकड़ा जाए, सही है ना, तो क्वालिटी अश्योरेंस होगी कि लीडरशिप का इशू आया था वहीं पकड़ लिया हम लोगों ने। लेकिन कब पकड़ेंगे हम लोग, काम कंप्लीट होने के बाद, वेरिएंस। इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल की बात आ रही है, तो क्वालिटी कंट्रोल मेजर भी हुआ तेरा, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखो। एक और क्वेश्चन आ गया, ओके, सेशन दोबारा आउट हो गया। Extremely sorry. Glitches are always there. Can't stop these things to happen. ठीक है, so these are the things. जी मुझे I know. अच्छा सर, अगर बजटिंग करने में करेंगे तो अननेसेसरी स्पेंडिंग कैसे होगी? बजटिंग में हमने उस अननेसेसरी एक्टिविटी के लिए बजट कर लिया सर, सही है, जो कि ऑप्टिमाइज या रैशनलाइज या इंप्रोवाइज करने के लिए हाथ से शायद चेंज हो सकती थी। फाइन, सो ये चीज प्लीज ध्यान में रखो कि हमारे पास अभी हम लोगों ने जितनी बात भी की, खैर क्लास काफी लंबी हो गई आज, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव फॉर टुडे। और स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज वो क्वेश्चन मुझसे पूछ ले बजटिंग के बारे में। कल हमारी क्लास जो होगी वो कॉस्टिंग के ऊपर होगी, ठीक है, कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट भी कर लेंगे, पेपर के क्वेश्चंस भी कर लेंगे, वो भी क्लास थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो। लेकिन मुझे आप लोगों से अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है, व्हाट बेसिकली नॉट शेयर नहीं करनी बल्कि पूछनी है आप लोगों से कि फेब 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक, सही है, इंक्लूडिंग ऑल वेरिएंट्स में ये मिला जुला के टोटल कोई 14 पेपर्स बनते हैं, सही है। आई नीड 3 पेपर्स, सही है, इनमें से 3 पेपर्स आप मुझे बताएं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, ठीक है, लेटेस्ट करने के मूड में हूं, सो दैट चीजें जो है वो आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। सो आई नीड लाइक 3 केस स्टडीज जो आप मुझे बताओ, उनका जो एलिमेंट, जो कोई भी एलिमेंट हो सकता है इसका, कि सर वो इसकी कैलकुलेशन मुश्किल है, या सर इसका ऐसा मुश्किल, ऐसे मुश्किल है, सर ये इटसेल्फ मुश्किल है। वैसे मुझे एक केस स्टडी जो है, मैं आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसको खुद से सेलेक्ट करूँ, हैंड पिक करूँ, वो सोशल एंटरप्राइज के ऊपर है, ठीक है, तो वो मैं करूँगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये केस स्टडी हम लोगों ने पढ़नी है, तो हमने करनी है, तो आप लोग जो हैं वो पढ़ कर आएँ, समझ कर आएँ, सो दैट जब मैं इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो आप लोग उसके बारे में बात कर सकें, ठीक है जी। सो दैट इज इट फॉर टुडे, नॉट टुडे, टुनाइट, एंड थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहसिन मुझे काइंडली वेरिएंट के साथ बताओ, वेरिएंट के साथ। यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी एज वेल, फाइन, सो गेट मी दैट।